बताइए। 16th के पहले नहीं है? 14 4th 6 4 6 23rd 24 17 और 19 20 24 9 24 21 21 और बताओ बस। Question number 4. Thin circular disc of radius r is uniformly charged with density per unit area. The disc rotates about its axis with uniform speed omega. The magnetic moment of the disc is. तो जिस तरह से जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मानेंगे तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो मैंने आपको जायरो मैग्नेटिक रेशियो बताया था, है ना, वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या था वो, m/l इक्वल टू q/2m था, है ना, जहाँ सिग्मा कितना है q/πr² हो जाएगा और l मतलब I इंटू ओमेगा, इसका I कितना होगा mr²/2 इंटू ओमेगा। तो m इक्वल टू आ गया q/2m mr²/2 इंटू ओमेगा। तो m से तो m कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाएगा r² ओमेगा q/4, q की वैल्यू वहां से रखेंगे तो r² ओमेगा/4 और सिग्मा πr²। ये आंसर आना चाहिए। यानी इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हो गया πr⁴ सिग्मा ओमेगा/4। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। लिख लो इसको। लिख लिया? ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्यों, मेरी आवाज आ रही है क्या? पहले डिस्कस कर लिया था। अच्छा, डिस्कस कर लिया क्या? ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किया था क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, 2 बार मैग्नेट दिया है जो कि स्मॉल है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर है और इसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर ही है क्योंकि इसने कहा साउथ की तरफ है, नॉर्थ किसका, इसका मैग्नेट का।
तो यानी ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ है। तो अर्थ की वजह से अर्थ के सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हॉरिजॉन्टल होगा, वो साउथ टू नॉर्थ होता है। तो यहाँ मिड पॉइंट पर पूछ रहा है वो। तो ये आप देख रहे हो कि ये क्या है, दरअसल ये इक्वेटोरियल प्लेन है ना इसका, उसकी लाइन है। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की वजह से इधर होगा ना। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इधर है BH, और ये B1 और ये B2, यानी नेट जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मिलेगा वो B1 प्लस B2 प्लस BH मिलेगा। तो B1 कितना हो गया, म्यू नॉट M1 बाई 4 पाई। तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है इसने। तो ये हमारे पास में सॉल्व कर लो, आ जाएगा, रख दो इसमें। BH आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। An electron, a proton, and an alpha particle having the same kinetic energy are moving in a circular orbits. तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये E, ये माइनस E है, ये प्लस E है, ये प्लस 2E है। इसका मास अगर mp है तो इसका मास m अल्फा जो है वो 4mp के इक्वल है, और इसका मास me है। ये कह रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी k इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2me, ये p हो गया, इक्वल टू p का होल स्क्वायर बाई 2mp इक्वल टू p अल्फा का होल स्क्वायर बाई 2m अल्फा। और ये सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब इसको परपेंडिकुलरली भेजा होगा अपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमें उससे मालूम है कि mv बाई qb होता है। यानी अगर मैं यहाँ जाऊँ तो इलेक्ट्रॉन की बात करूँगा तो Re इक्वल टू पी ई बाई ई बी, Rp इक्वल टू हो जाएगा P बाई ई बी, और R अल्फा इक्वल टू जाएगा P अल्फा बाई 2EB। तो ये हमारे पास में है। तो अभी यहाँ से आप देख लो, देखो जैसे Re की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा, यहाँ से देखो ये मिलेगा अपने को 2kme का स्क्वायर रूट बाई 2me। ये Rp इक्वल टू हो जाएगा 2mp का स्क्वायर रूट बाई 2mp। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये क्या कर दिया मैंने, ये ए भी होगा ना, और ये भी ए भी होगा। फिर आर अल्फा इक्वल टू 2m अल्फा के बाई हो जाएगा 2EB। अब ध्यान से देखो आप यार, ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, क्यों, यहाँ से देखो, लेकिन ये जो है वो इससे बड़ा आ रहा है, यानी Rp ग्रेटर देन Re है, और ये इक्वल टू R अल्फा है। ये आंसर आना चाहिए। m अल्फा की वैल्यू ये रखो तो आ जाएगा वो, ऐसे करना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16, ये लिख लीजिए भाई, ऊपर का लिख लिया था वो।
लिख लिया? आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 के बाद कौन सा है? 17। An infinitely low current carrying wire and a small current carrying loop are in the plane of तो यहाँ देखो आप ये मैंने मान लिया कि ये मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है, इसमें करंट मान लेते हैं I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 है, और ये कह रहा है कि यहाँ दरअसल x जो है ना, यानी जो d है वो a के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा यानी लार्ज डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसको लिए काफ़ी स्मॉल है। तो यहाँ क्या हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अगर आपको याद हो, m dv/dx, क्योंकि फोर्स पूछ रहा है वो। तो आप यहाँ देखो इस वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर है, और इसकी वजह से जो m है वो भी अंदर है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी m कितना है इसका, तो पाई a स्क्वायर इंटू I2 है। उसकी वजह से b अगर यहाँ देखेंगे तो कितना मिलेगा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x ना, तो dB/dx इक्वल टू क्या हो गया, तो माइनस म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x स्क्वायर हो गया, इसका मॉड ले लो, तो इसको वहाँ रख दो, तो F फोर्स कितना आ गया, तो आ जाएगा पाई a स्क्वायर I2 इंटू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x स्क्वायर, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया a स्क्वायर बाई x स्क्वायर, और यहाँ x इक्वल टू d है, तो अल्टीमेटली आ जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर बाई d स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में 17, ये लिख लो पहले। हो गया सर। हो गया ना। An insulating thin rod of length L has linear charge density, तो rho of x equal to rho naught x by L. The rod is rotated about an axis passing through the origin
and perpendicular to the rod. इसका मतलब है कि रॉड ऐसे रोटेट कर रही है और यहाँ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है और ये x इक्वल टू 0 है ना, और इसकी जो लेंथ है वो l है, तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ 2 पाई n हो जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है इसने रोटेशंस पर सेकंड। तो हमें एवरेज टाइम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड चाहिए। तो करेंगे क्या, दरअसल इसमें देखो हमें मालूम है कि अगर मैं किसी डिस्टेंस पे जाता हूँ, किसी x डिस्टेंस पे जाके अगर dx एलिमेंट लेता हूँ मैं यहाँ, x डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो इसका ओमेगा अपने को दिया हुआ है। तो हमने इफेक्टिव करंट की बात करी थी, तो क्या मिल रहा था वो अपने को dq/t मिलेगा, जहाँ dq मतलब क्या हो जाएगा इसका, यानी हो जाएगा रो ऑफ x इंटू डी एक्स, और ये क्या मिलेगा ओमेगा बाई 2 पाई। ये मिलेगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो dq/n भी लिख सकते हो, 1/t इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आई मिल जाएगा आपको यहाँ से। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो आई इंटू पाई एक्स स्क्वायर, ये डीएम ये बताया था, इसको 0 to l इंडिकेट कर दो। तो रो की वैल्यू हमारे पास में रो नॉट एक्स बाई एल डी एक्स ओमेगा पाई, ओमेगा बाई 2 पाई पाई एक्स स्क्वायर, इसको इंडिकेट कर दो 0 to l, तो कैपिटल एम आ गया। तुम्हारे पास आ गया रो नॉट, पाई से तो पाई चला गया, तो रो नॉट ओमेगा बाई 2 ये कुछ गड़बड़ किया हमने। अच्छा ओमेगा पाई 2 पाई, अच्छा इसको तो हटा सकते हैं ना, मतलब एन ही रहने देते हैं, सही बात है, क्योंकि एन के टर्म में कोई बात नहीं, यहाँ से देख लेंगे। तो ओमेगा नॉट और रो नॉट ओमेगा बाई 2l, और यहाँ क्या मिला एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा, यानी x टू पावर 4/4, यानी l टू पावर 4/4 आ गया। तुम्हारे पास आ गया रो नॉट ओमेगा l टू पावर 3/2 इंटू 4। तो क्या करते हैं, यहाँ एक काम करते हैं, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रो नॉट पाई l क्यूब बाई 4, और ये ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई क्या है, एन है, तो रो नॉट पाई एल क्यूब एन बाई 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे करना था। नेक्स्ट हमारे पास में ये भी हो गया, 17 हो गया, 19 लिखना है। लिख लिया, नहीं सर।
बस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हो रहा है देखो यहाँ। मतलब ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, यहाँ से ये पार्टिकल एंटर कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लेकिन ये ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये जाना इसको इधर था, इलेक्ट्रॉन होने ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से क्या करेगा, ये डिवेट हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद ये ऐसे जाएगा। तो ये इतना, ये डिवेट हो गया इधर थीटा, ये जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर है, तो एक्चुअल में इसका जो सेंटर है ना वो यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये एंगल भी थीटा मिलेगा अपने को। ये रेडियस आर है, अगर ये रेडियस आर है तो ये कितना है इसका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई आर। आर हमें मालूम है कहाँ से निकालेंगे, तो होगा mv/EB, मतलब ये हो जाएगा p/EB, और p²/2m इक्वल टू अपने को दिया 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो p इक्वल टू 2m, ये हो गया 60, 160 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर रूट, इसको यहाँ रख देंगे तो आपको आर मिल जाएगा। आप देखोगे कि थीटा काफी स्मॉल मिलेगा, थीटा स्मॉल मिलेगा तो ये ऑलमोस्ट इसको कितना मान लेंगे, 8 सेंटीमीटर ही मान लेंगे इसको, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है वो डी, तो कितना आ जाएगा d/8 इंटू 10⁻⁻², ये इक्वल टू होगा 10 थीटा। तो आप जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग साइन थीटा के इक्वल ही आ जाएगा, तो सॉल्व कर लो, यहाँ से मिल जाएगा आपको, पी मिल ही गया, पी मिलते आपको आर मिल गया, आर मिलते आपको साइन थीटा मिल गया, कर लोगे तो आ जाएगा, तो डी मिल जाएगा आपको वहां से। ओके, कैसे करना है। नेक्स्ट है 21। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। हो गया? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो रहा है, आप देखो, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड तो कभी वर्क करता ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड का तो वर्क क्या हो गया, यहाँ जीरो ही है ना, तो यानी इसका वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क कर रहा है, तो क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि इसने कहा पार्टिक एक्ट ऑन द पार्टिकल इट्स स्पीड विल डबल, इसका मतलब है कि फाइनल जो स्पीड है वो 2v0 हो गई है, क्योंकि इनिशियल जो है वो v0 है,
क्या करेंगे, इसका मान लीजिए ने वर्क किया तो टाइम पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो क्यू ई नॉट, ये फोर्स हो गया, इनटू एक्स इक्वल टू फाइनल, तो हाफ एम 2v नॉट का होल स्क्वायर माइनस हाफ एम v नॉट का होल स्क्वायर, यहाँ से x मिल जाएगा, है ना। तो x मिल गया तो बात बन गई हमारी, क्योंकि x इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 प्लस हाफ क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी स्क्वायर ना, तो टाइम मिल जाएगा अपने को। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो क्यू ई नॉट ऊपर मिलेगा अपने को 4 का, यानी 3mv नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स है यहाँ, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में, 3mv नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 क्यू ई नॉट, तो हमारे पास आ गया 3mv नॉट का होल स्क्वायर बाई 2 क्यू ई नॉट इक्वल टू क्यू ई नॉट बाई 2m टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू यहाँ से मिल गई अपने को। तो टी स्क्वायर कितना आ गया, देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3m स्क्वायर वी नॉट का होल स्क्वायर बाई क्यू ई नॉट का होल स्क्वायर, यानी t इक्वल टू आ गया एम वी नॉट बाई क्यू ई नॉट √3। ये आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से करना था। एक मिनट, 21 के बाद कौन सा रहेगा इसमें, 23 24 लिख लीजिए इसको। लिख लिया। लिख लिया। हाँ सर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, अ वेरी लॉन्ग वायर ए बी डी ए बी डी एम एन, अच्छा ये ऐसा है बाई वायर का, इसमें फिगर इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग।
है? आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है? आ रहा है। हम्म। तो कहाँ से ब्रेक हुआ था? इसी क्वेश्चन में ब्रेक हुआ ना? हाँ सर। आपने बस फिगर बनाया था। बस फिगर बनाया था ना, तो फिगर में देखो, ये फिगर कैसा दिया है, एक मिनट रुको। अरे कहाँ ये, नेटवर्क इशू यहाँ होना तो होता नहीं है जनरली यार, ये पता नहीं कैसे हो गया, कैसे कट गया। ये जो प्रॉब्लम मैंने मुंबई में फेस करी वो यहाँ नहीं होती है, मालूम है। नेट कट पता नहीं कैसे हुआ लेकिन आज। तो यहाँ क्या था, देखो कौन सा क्वेश्चन था। हाँ, तो इसमें क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ, इसमें वायर कैसे जा रहा है। वायर दरअसल ये वायर है, इस वायर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये वायर ऐसे इनफिनिटी से ऐसे आके ऐसे होता हुआ ये वायर ऐसे जा रहा है। तो मैंने ए बी वायर का तो ये लिख लिया यहाँ, ये ए बी वायर की वजह से, और ये जो लिखा है ये रिंग की वजह से। लेकिन वायर ए बी की वजह से क्या है, अंदर की तरफ है यहाँ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ आर है ना। तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना बन रहा है, 135 बनेगा ना, क्योंकि ये आर है और ये भी आर है। तो 45 बनेगा, तो ये 135 बनेगा प्लस कॉस बीटा। तो बीटा तो 0 था, तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 मतलब 1 हो जाएगा। और रिंग की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2r हो गया, माइनस इस वायर की वजह से। अब इस वायर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आर ही है, इसका भी क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, यानी बी डी सी वायर की बात कर रहा हूँ। तो वो एंगल कितना है, लेकिन यहाँ ये एंगल बनेगा 45, तो cos 45 प्लस cos 0। तो ये आंसर आना चाहिए, ये मैग्नीफिल्ड है। समझ में आया है ना? ऐसे करेंगे, कर लोगे, सॉल्व कर लो इसको, कुछ नहीं, ये माइनस है दरअसल, है ना, ये भी माइनस है। नेक्स्ट है 24, लिख लो इसको, ये भी बताता हूँ मैं। 24 भी 24 क्वेश्चन तो एक तरह से रिपीट हुआ है, तो हमारी शीट में दिया हुआ था पहले से। लिख लिया, फिर से कट गया क्या? हो गया सर। हो गया सर। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास में, charged particle of mass m and charge q moving under the influence of uniform electric field E I cap। ठीक है, तो ये ऐसा दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पॉइंट P है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में दिया है इसने, और B जो है बाहर की तरफ दिया है। follows a trajectory from point P to Q,
है ना, ये P टू Q। तो ये जो डिस्टेंस दिया ये A दिया है और ये जो डिस्टेंस दिया ये 2A दिया है, ठीक है। follows the trajectory the velocities at P and Q respectively, यानी यहाँ वेलोसिटी ये दिया इसने V और यहाँ जो वेलोसिटी वो इधर है 2V माइनस 2V J कैप है। Then which of the following statements A B C D are the correct? तो ठीक है, अब अल्टीमेटली यहाँ वर्क कौन कर रहा है जिससे इसकी स्पीड डबल हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं कर रहा है। तो कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए बी सी डी आर द करेक्ट, ट्रैजेक्टरी शोन इज स्कीमेटिक एंड नॉट टू स्केल, ठीक है। तो अपने को ये बताना है कि कौन करेक्ट है नहीं है, ए बी सी डी जो भी है एक एक करके बात करते हैं। चलो, तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में वर्क करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही है। तो कितना गया 2 है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं P और Q के बीच में। तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन P एंड Q, तो Q E into 2A इक्वल टू हाफ M 2V का होल स्क्वायर माइनस हाफ MV स्क्वायर। तो Q E 2A इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 MV स्क्वायर, यानी E की वैल्यू यहाँ मिल गई अपने को 3 MV स्क्वायर बाई 4 QA। तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। फिर कह रहा है रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, तो यानी बी ऑप्शन या तो ए ऑप्शन तो आ गया। तो क्या होता है हमारे पास में F वेक्टर डॉट V वेक्टर, तो F वेक्टर मतलब Q E I कैप डॉट V I कैप, तो यानी ये भी आ गया हमारे पास में। तो Q E V ये आ जाएगा, तो क्या हो गया है Q इंटू V 3MV स्क्वायर बाई 4QA। तो Q से तो Q चला गया, तो 3MV क्यूब बाई 4A ये पावर है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड्स एट Q इज 0, हाँ ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ना वेलोसिटी के। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क करता ही नहीं है, उसकी तो पावर हमेशा 0 होती है, तो सी भी सही है। फिर कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट P and Q is 2MAV। तो डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल किसके अबाउट भाई? ये तो पूछा ही नहीं उसने, ठीक है। तो है ना, तो पॉइंट O के अबाउट है या Q के अबाउट है, P के अबाउट, तो इसका मतलब D तो कैसे कहूं मैं, लेकिन ABC तो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया भाई? बात समझ में आ गई? फिर से गया क्या? आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। लिख लो इसको। तो ये हमारा हो गया। एक्सरसाइज 2 कर लो एडवांस वाले, वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अच्छा उसमें क्या चल रहा था भाई, देखना पड़ेगा मुझे, तो क्या पढ़ रहे थे? जब मैंने केटीजी पढ़ाया था कि लास्ट टाइम, उसमें केटीजी का पूरा कंप्लीट करवा दिया था ना मैंने बोला था क्या कि ये कंप्लीट हो गया? अच्छा करवा तो दिया था यार। और इसमें EMI में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में शुरू किया था। अच्छा ये पॉइंट बता दिया था मैंने। लिख लिया सबने?
हाँ सर। एक मिनट रुकिए, देखो मैंने आपको ईएमआई के नोट्स भेजे हैं क्या? मतलब उसके हाँ सर। पीडीएफ भेजा है क्या? भेजा है ना? हाँ सर। तो है कहाँ यार, वो मिल नहीं रहा मुझे। और मैंने कुछ एससे और मार्क के क्वेश्चन भेजे थे, वो किए आप लोगों ने? हाँ, क्योंकि वो भी डिस्कस करना ही है। थोड़े बाकी है। यार ये मैं किधर भेजा था मैंने? इसमें दिख नहीं रहा है कहाँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का तो भेजा है। ईएमआई का कब भेजा था मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पीडीएफ भेजा था। कहाँ भेजा है? कहाँ भेजा है? भेजा तो है नहीं। हम्म। अरे ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं।
यार तुम भी। मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ, कहाँ गया। मैं नोट्स की कह रहा था, मैं भेजता हूँ मेरे को। इन नोट्स की कह रहा हूँ मैं, ये पीडीएफ की मिला भी आप लोगों को, ठीक है। इनकी कह रहा था मैं। मिल गया अभी सबको। हाँ सर। हाँ सर। चलो इन्हीं की बात कर रहा था मैं। चलिए, तो हम बात करते हैं ईएमआई के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। मैंने कुछ केस डिस्कस किए थे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्ट्रेट वायर है या आर्बिट्रेरी शेप वायर है और अगर क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप पे नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, उसके अंदर जीरो होता है। ये बात हो गई थी हमारी, है ना। यानी स्ट्रेट वायर के बारे में बात हुई थी और आर्बिट्रेरी वायर के बारे में बातें हुई थी जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है, ये आप लोग करो। एग्जाम्पल 7 हुआ, है ना, 8 हुआ। 8 तो मैं बता दूंगा, आप ये करो, 7 करो। एग्जाम्पल 7 देखो पीडीएफ में, एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 4 पे रहो आप। नहीं तो अभी रुको यार, मैं अभी और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो, तो देखो क्वेश्चन 7 करेंगे हम लोग। तो उसके पहले मैं कुछ और केसेस डिस्कस कर लेता हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही। तो मान लो जैसे कि पहला केस इसी में देख रहे हैं हम लोग, एक स्ट्रेट रॉड है, स्ट्रेट वायर है। इसी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मान लो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और रॉड मान लो इधर ही मूव कर रही है वी स्पीड, तो आप देख रहे हो कि लेंथ भी इधर ही है इसकी, यानी इस वायर की लेंथ भी वी के डायरेक्शन में ही है, वी भी वी की डायरेक्शन में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमने देखा कि ई वी बी, सॉरी, बी वी और एल तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या जीरो नहीं मिलेगा। तो इस केस में तो जीरो मिलेगा। दूसरा केस ये ले लेते हैं, मान लो बी इधर ही है और रॉड भी इधर, इसकी लेंथ ये है, मान लो ये जो वायर है या रॉड है, लेकिन ये जा इधर रहा है। तो आप देखो फिर से एल और बी के बीच में एंगल क्या है, यहाँ जीरो है। फिर से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो मिलेगा। किसके अक्रॉस की बात कर रहे हैं हम लोग, पी क्यू के अक्रॉस की बात कर रहे हैं।
यानी ई पी क्यू 0 मिलेगा, यहाँ भी ई पी क्यू 0 मिलेगा। तीसरा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है ना, और ये रॉड है मान लो हमारे पास में, या वायर है, और ये v स्पीड से इधर जा रहा है, ये ई पी क्यू है। आप देखो रहे कि एल और वी की डायरेक्शन एक ही, यानी फिर से ई पी क्यू क्या मिलेगा, इस केस में 0 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई ना सबको? कहने का मतलब है कि जब तक म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होंगे तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हो सकता। रॉड के अलोंग की बात कर रहा हूँ मैं, वायर के अलोंग की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो 0 0 मिलेगा आपको। फोर्थ केस, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ अंदर की तरफ है, और ये मान लो इधर v से जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा, किसके अक्रॉस देखना हमें, पी क्यू के अक्रॉस। ठीक है, तो क्या करना है, पहला तो तरीका ये है कि तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लो। तो बी तो अंदर की तरफ है, बी और एल के बीच में तो एंगल 90 डिग्री है, और बी और वी के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, लेकिन एल और वी के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, कुछ थीटा है। तो क्या करेंगे, या तो इसको रिजोल्व कर, वी को रिजोल्व कर लेंगे। एक कंपोनेंट क्या मिलेगा, वी साइन थीटा, और इधर एक कंपोनेंट क्या मिलेगा, वी कॉस थीटा। ठीक है ना, और ये पी क्यू है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हो जाएगा दरअसल, जिसमें ये हायर पर होगा और ये लोअर पर होगा, और यहाँ मिलेगा अपने को ई पी माइनस ई क्यू, यानी ई पी क्यू, और वो मिलेगा अपने को बी वी साइन थीटा इंटू एल, अगर इसकी लेंथ एल है तो ये मिलेगा। आ रही बात समझ में? और डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऊपर प्लस क्यों, मैंने आपको जिस राइट हैंड थंब रूल बताया उससे आप डायरेक्शन देख सकते हो। तो जो फिंगर्स है वो अंदर की तरफ करो, और जो राइट हैंड थंब रूल की बात करेंगे, जो थंब है वो किधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो कि वी नॉट वी साइन थीटा की बात करेंगे, वी कॉस थीटा की नहीं, क्योंकि वी कॉस थीटा एल के डायरेक्शन में ही है। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ठीक है, ये समझ में आया सबको? दूसरा तरीका इसका कि आप ऐसे रहने दो, इसकी वेलोसिटी को इधर ही दिया अपने को, ऐसे रहने दो इसको, ये एंगल थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ है, तो यहाँ देखो v क्रॉस बी किधर मिलेगा आपको, v और b के बीच में एंगल वैसे भी 90 डिग्री है, तो v क्रॉस बी इधर मिलेगा आपको, यानी v इंटू बी हो गया है। तो और ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। तो आप अब क्या करना था, मैंने आपको ये भी बोला था कि v क्रॉस बी एल के साथ में स्मॉलर एंगल के साथ देखना है। तो स्मॉलर एंगल के साथ कौन सा, क्योंकि एक एंगल तो 90 माइनस थीटा, दूसरा एंगल क्या है यहाँ 90 प्लस थीटा है। हमें कौन सा एंगल देखना है, इस केस में हम थीटा दरअसल 90 डिग्री से कम मान रहे हैं। थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है। इसका 90 माइनस थीटा क्या है यहाँ, वो हमारे लिए एल के लिए देखा जाए तो उसकी वैल्यू क्या कम हुई ना, मतलब है ना, समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। इसके कंपेरिजन 90 प्लस थीटा के कंपेरिजन में 90 माइनस थीटा स्मॉल है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है दरअसल E इक्वल टू एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी, है ना। तो वी क्रॉस बी तो एक वेक्टर होता है, उधर देख लिया हमने। अब वी क्रॉस बी और एल, तो एल इसका मतलब वो लेना है जिसमें एंगल स्मॉल है, क्योंकि देखा जाए तो एक एंगल ये भी तो एल के साथ बोल सकते हो आप कि इसकी एल की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, लेकिन स्मॉलर एंगल के साथ देखना है, तो इसका मतलब एल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेना है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, एल और वी क्रॉस बी, जो कि वी भी बन गया 90 माइनस थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या लिखोगे इसका, यानी इसका लिखोगे आप एल वी बी कॉस
90 माइनस थीटा लिखोगे तो अल्टीमेटली एल वी बी साइन थीटा, वही तो आ रहा है यहाँ भी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ है ना, सर। तो ये लिख लो पहले। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 करिए अब आप। लिख लिया। लिख लेने। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये भी लिख लो फिर। एग्जाम्पल 7 करिए, हो जाए तो बता दीजिएगा मुझे, और नहीं हो तो भी बता देना है। हो गया। हाँ सर। है ना, तो कर लेंगे।
इसमें क्या देखना है आपको, इफेक्टिव लेंथ देखना था इसमें, है ना। मैं बताता हूँ एक बार इसको। तो जैसे एग्जांपल 7 है, एग्जांपल 7 में अपने को एक ऐसा फिगर दिया है इसने, ऐसा फिगर है, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये इधर कहीं जा रहा है, ये v स्पीड से जा रहा है, ये b इधर है, ठीक है। तो ये एल है, तो ये कह रहा है कि ये एंगल यहाँ थीटा है, दरअसल नहीं गिवन नहीं है लेकिन यहाँ थीटा है। तो वापस इसमें ये पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड में बताओ, ये इरेगुलर शेप है। तो वापस से इसमें सेम कॉन्सेप्ट, इसको रिजोल्व कर लो। बेस्ट तरीका ये, क्योंकि बी तो अंदर है ही, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया यहाँ v साइन थीटा। तो यहाँ आप देखो कि v क्रॉस b किधर जा रहा है, यानी v साइन थीटा b नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हायर पर है और ये लोअर पर है। इसका मतलब यहाँ जब आप बनाओगे तो ये दरअसल प्लस और ये माइनस बनेगा यहाँ। तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो EB माइनस EA, और वो इक्वल टू हो जाएगा B V साइन थीटा इंटू L। ये आ जाएगा हमारे पास में। क्लियर है भाई सबको? हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल जैसे 8 की अगर मैं बात करूं, तो 8 में क्या कह रहा है, रॉड ऑफ लेंथ L इज केप्ट पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट I। एक लॉन्ग वायर है, जा रहा है, और एक वायर ये है। रॉड ऑफ लेंथ L दिया, जो कि इसकी लेंथ L है, पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट I, है ना। इसमें भी करंट फ्लो नहीं सॉरी, इसमें करंट आई जा रहा है। एक मिनट, रॉड ऑफ लेंथ L इज केप्ट पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट I, जो कि आई जा रहा है। इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द वायर विद वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो किस इंस्टेंट पर ये x डिस्टेंस पर है, इसकी लेंथ L दिया हुआ है। फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन द वायर व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग वायर इज x। तो आप यहाँ देखो कि हर पॉइंट पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखे